CH302 मम्मी। ये सोल सीड शायद एल्यूमिनियम फ्लेम है, एक हाई क्वालिटी फायर जिसे आमतौर पर इक्विपमेंट बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुझे लगता है कि फॉरेज मास्टर्स इसे अच्छी कीमत पर खरीदने को तैयार होंगे। छुटकी ने मुस्कुराते हुए कहा। सच कहूं तो मुझे अभी यकीन नहीं हो रहा। ये एक सोल सीड है जिसे इस जगह पर प्राइसलेस माना जाता है, लकी ने एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ कहा। आरव ने कंटेनर में येलो सोल सीड को देखा। उसके दिमाग में वो समय घूम गया जब वो रोज फ्लेम के लिए कंपटीशन कर रहा था। उस वक्त वो लोग ये समझ रहे थे कि वो रावण का पीछा कर रहे थे, लेकिन असल में रावण खुद उन पर नजर रखे हुए था, और वो तब भी अनजान थे। उस साइको किलर के हाथों मरने से वो कितना करीब थे। इसलिए अब इतने आसानी से एल्यूमिनियम फ्लेम को पाना उसके लिए हैरान कर देने वाला अनुभव था। मैं सोचती हूँ कि हमें सिर्फ सोल सीड्स पर ध्यान नहीं देना चाहिए। बेशक बनिंग वैली अपनी फायर एलिमेंट के लिए फेमस है, लेकिन यहाँ कई इससे भी ज्यादा रेयर नेचर से बनी चीजें हैं जो सिर्फ खास तापमान पर ही खिलते हैं। इसलिए फायर कैलेमिटी उनके लिए किसी पोषण की तरह है, जैसे कि एक जल स्रोत पौधों के लिए होता है। कृति ने कहा, जिससे साफ था कि वो अल्मेन फायर में इंटरेस्टेड नहीं थी और जल्दी से कुछ अलग तलाशने के लिए तैयार थी। आरव ने कृति की तरफ देखा। उसे ऐसा लगने लगा था कि कृति दिखने में उतनी भी कम दिमाग वाली नहीं थी जैसी वो पहली बार टीम में शामिल होते समय लगी थी। कृति, हम सब एक ही टीम में हैं और फायर और वाटर की तरह एक साथ सफर कर रहे हैं। क्यों न तुम हमें वो सब कुछ बता दो जो कुछ भी तुम जानती हो? अनन्या ने नर्म स्वर में पूछा। कृति ये सुनते ही घबरा गई। क्या 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 मैं जान सकती हूँ? मैं बस सोच रही थी कि हमें और ऊंचा निशाना लगाना चाहिए, कुछ ऐसा। उसके ऐसे रिएक्शन ने टीम के सभी मेंबर्स को शक में डाल दिया, खासकर रुद्र को, जो उसे सिर्फ इसलिए लाया था क्योंकि वो उसकी फैमिली से थी और वो उस पर पूरा भरोसा करता था। रुद्र ने कृति की ओर सीरियस होकर देखा और समझाया कि उसे टीम से कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। उसने सख्त आवाज में कहा, मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम इन लोगों पर भरोसा कर सकती हो। हमें पता चल रहा है कि तुम बनिंग वैली के बारे में हमसे कहीं ज्यादा जानती हो, जबकि हम लंबे समय से इसकी तैयारी कर रहे थे। और ऐसा लग रहा है कि तुम हमें कुछ और ढूंढने के लिए गुपके से लीड कर रही हो। कृति की आवाज अचानक बहुत धीमी और कमजोर हो गई, जैसे मच्छर की भनभनाहट हो जब सबकी निगाहें उस पर टिक गईं। तो उसने कहा, नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कृति बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके कॉन्फिडेंस में एक अट्रैक्शन झलक रहा था। वो बड़ी और फेमस परिवारों की तरह घमंडी भी नहीं थी, इसलिए सबका उस पर फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहा था। लेकिन अब उसका अजीब व्यवहार और उसका टीम से कुछ छुपाना टीम मेंबर्स को उस पर शक करने पर मजबूर कर रहा था। उसने भले ही जानबूझकर टीम को गाइड नहीं किया हो, पर उसकी हरकतें बहुत ही साफ तौर पर इशारा कर रही थीं कि वो कुछ छिपा रही है। अनन्या ने आरव की तरफ देखा और बिना कुछ कहे दोनों ने एक दूसरे को समझ लिया कि कृति से सच्चाई निकलवाना अब जरूरी था। वो काफी असहज महसूस कर रही है, जरूर हमसे कुछ छुपा रही है। अनन्या की आवाज अचानक आरव के कानों में गूंजी। आरव ने हैरानी से अनन्या की तरफ देखा। उसने देखा कि वो कुछ बोल नहीं रही थी, फिर भी वो उसकी आवाज कैसे सुन सकता था। जैसे मैंने साइकिक एलिमेंट को अवेकन किया है, अगर मैं अपना फोकस इकट्ठा करूं, तो किसी इंसान के इमोशंस को महसूस कर सकती हूं और उनके विचारों को मोटे तौर पर सुन सकती हूं। मुझे महसूस हो रहा है कि कृति बहुत बेचैन है। वो चाहती है कि हम जल्दी से आगे बढ़ें, जैसे कि आगे कुछ है जिसकी उसे बहुत जरूरत है। अनन्या की आवाज आरव के माइंड में फिर से आई। क्या ये साइकिक एलिमेंट कुछ ज्यादा शक्तिशाली नहीं है? किसी के मन की बातें सुनना, आरव ये सोचते हुए हैरान था। क्या इसका मतलब है कि अगर मैं कुछ ऐसा वैसा सोच रहा होता, तो अनन्या मेरे दिमाग को पढ़ सकती थी? आरव ने सोचा। हालांकि उसने खुद को कंट्रोल किया और अनन्या के कान में धीरे से फुसफुसाया, क्या तुम उसका सीक्रेट सुन सकती हो? अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं सिर्फ उसके इमोशंस को महसूस कर सकती हूँ और मोटे तौर पर उसके दिमाग को पढ़ सकती हूँ। जब कोई अपने विचारों को इकट्ठा करने की कोशिश करता है, तो उनका दिमाग बहुत अव्यवस्थित और उलझा हुआ हो जाता है। अगर मैं सच में उसके थॉट्स को जानना चाहती हूँ, तो मुझे माइंड कंट्रोल कास्ट करना पड़ेगा और उसे एक ही चीज पर फोकस करने के लिए मजबूर करना होगा, ताकि मैं बेहतर तरीके से समझ सकूं।
वरना एक साइकिक का माइंड भी गड़बड़ और अस्त व्यस्त हो सकता है। आरव ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, फिलहाल ये अच्छा आइडिया नहीं है। कृति अभी भी रुद्र की कजन है। पहले ये देखते हैं कि क्या रुद्र उसे कन्विंस कर पाता है। जब दो लोग डिस्कस कर रहे थे, रुद्र ने पहले ही कृति को साइड में ले जाकर उससे बात की। थोड़ी देर बाद कृति सिर झुकाए वापस आए। उसने टीम से माफी मांगते हुए नॉर्थ बनिंग वैली के बारे में उसने जो भी जानकारी हासिल की थी, उसने सभी को बताया। ये जानकारी सोल सीड्स से भी ज्यादा जरूरी चीजों के बारे में थी, जो किसी भी मैजिशियन के लिए बहुत अट्रैक्टिव हो सकती थी। मेरे परिवार का एक मेंबर है जिसका पूरा शरीर बुरी तरह से जल गया था। उनका सिर्फ शरीर ही नहीं जला था, बल्कि उनके शरीर का एक भी हिस्सा सही स्थिति में नहीं था। हमने कितने ही हीलर्स को हायर किया, लेकिन कोई भी उनका ओरिजिनल लुक वापस नहीं ला पाया। कृति ने धीरे धीरे बात शुरू की। क्या तुम उस अंकल के बारे में बात कर रही हो जिनका सरनेम धीरेंद्र है? रुद्र ने अपने दिमाग में उस आदमी को इमेजिन किया, जो हमेशा सफेद पट्टियों में लिपटा रहता था। वो इंसान उसके घर से ज्यादा दूर नहीं रहता था। कभी कभी जब रुद्र बालकनी में मेडिटेट कर रहा होता, तो वो उस व्हाइट पट्टियों से लिपटी मम्मी को बैकयार्ड में पौधों की देखभाल करते हुए देखता। रुद्र उस आदमी को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, लेकिन उसने अपने कबीले के लोगों से उसके बारे में बुरी बातें सुनी थी। लोग कहते थे कि उसके बुरे कर्मों की वजह से उसे नर्क से सजा मिली थी और उसे अपने उसी हालात में छोड़ दिया गया था। रुद्र ने बचपन से ही उन बातों को सच मान लिया था। आखिरकार उस आदमी ने कई हीलर्स को अपने घावों को ठीक करने के लिए बुलाया था, और किसी भी नॉर्मल बनिंग को हीलिंग मैजिक या कुछ स्पेशल मेडिसिन से आसानी से हील किया जा सकता था। वो मेरी माँ है, कृति ने बेहद धीमी आवाज में कहा। क्या? रुद्र चौंक कर हवा में उछल पड़ा। बाकी लोग भी हैरान रह गए। सबको लगा कि उन्होंने कुछ मिस कर दिया है। एक अंकल कैसे किसी की माँ बन सकता है? क्या तुमने कभी उसका चेहरा देखा है? कृति ने सीरियस होकर पूछा। उम्मा, नहीं, मैंने सिर्फ सुना था। ठीक है, शायद हम सब गलत थे, रुद्र ने एक चौड़ी मुस्कान के साथ कहा, जब उसे एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत समझा था। असल में रुद्र ने कभी नहीं सोचा था कि हमेशा सफेद पट्टियों में लिपटा वो शख्स एक औरत हो सकती थी। उसके परिवार में उस इंसान के बारे में कई कहानियां थीं, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि वो कृति की मां थी। उसका अंकल शेखावत युलिन ने कभी इस बारे में कुछ नहीं कहा। तो अगर वो तुम्हारी माँ है, तो हमारी जो आंटी है वो कौन है? रुद्र ने आखिरकार पूछा। तुम खुद ही अंदाजा लगाओ, कृति ने बिना कुछ और कहे अपने होंठ काट लिए, जैसे उसके लिए इस बात को समझना पाना मुश्किल था। रुद्र ने आखिरकार समझ लिया, और अब उसे कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं हुई। CH-303 फायर कैलेमिटी फ्रूट। आरव ने कृति की बात सुनते हुए हालात को समझ लिया। जब उसने देखा कि रुद्र इस टॉपिक को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, तो उसने माहौल को हल्का करने की कोशिश में टॉपिक बदल दिया। तो जो बर्न्स उन्होंने झेले थे, वो यहाँ की फ्लेम्स से हुए थे। कृति ने धीरे धीरे अपने आप को शांत किया और जितना हो सके उतना संयमित रहते हुए बोली, ये फायर कैलेमिटी की वजह से हुआ था। लगभग 12 साल पहले मेरे माता पिता इस नॉर्थ बर्निंग वैली में फायर एलिमेंट सोल सीड ढूंढने आए थे, लेकिन वो फायर कैलेमिटी के बीच में फंस गए। उन्होंने जितना हो सके उतनी दूर भागने की कोशिश की, पर आग बहुत तेजी से फैल रही थी, और आखिरकार उन्हें आग ने निगल लिया। जब कृति ये सब बता रही थी, उसकी आंखों में गहरा दर्द और निराशा झलक रही थी। ये सच्चाई उसने अपनी माँ से सुनी थी, जो पिछले 10 सालों से इस बारे में बात करती आ रही थी। हर बार जब उसकी माँ इस घटना का जिक्र करती, तो उसमें साफ साफ दुख और गुस्सा महसूस होता था, जैसे वो अपनी जल चुकी स्किन और उस दर्द से बाहर निकलना चाहती थी जो उसने इतने सालों तक झेला था। ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, अगर तुम्हारे माता पिता 10 साल पहले फायर कैलेमिटी में फंस गए थे, तो उन्हें अब तक मर जाना चाहिए था। पर अंकल अभी भी जिंदा है और अपनी दूसरी पत्नी के साथ जिंदगी के मजे ले रहे हैं, रुद्र ने शक करते हुए कहा। मेरी माँ का सेकेंडरी एलिमेंट विंड था, कृति ने धीरे से जवाब दिया। उन्होंने खुद को बचाने के बजाय अपना विंड इक्विपमेंट मेरे पापा को दे दिया और उन पर लास्ट विंड ट्रैक कास्ट किया, जिससे वो सुरक्षित फैमिली तक पहुंच सके। उन्होंने जो रिसोर्सेस साथ लाए थे, वो फैमिली को उस कठिन दौर से निकालने में मददगार साबित हुआ, और इस कारण उनका स्टेटस अचानक से फैमिली में बढ़ गया। जैसे ही ग्रुप ने कृति की बात सुनी, एक गहरी चुप्पी छा गई।
वो फायर कैलेमिटी की भयावहता से परिचित थे। इंसान प्रकृति के तांडव के सामने कुछ भी नहीं थे, और जब ऐसे डिजास्टर का सामना करना पड़ता था, तो उनके पास बचने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। यह सुनकर सभी हैरान थे कि कोई अपने साथी को बचाने के लिए खुद को इस तरह से बलिदान कर सकता है। कृति के चेहरे पर छाई उदासी और उसकी आवाज में भरा दर्द उसके बीते हुए कल को साफ तौर पर समझा रहा था। मेरी माँ फायर कैलेमिटी में जलकर लगभग खत्म हो गई थी, लेकिन क्योंकि उनका प्राइमरी एलिमेंट फायर था और कुछ और वजहों से, वो किसी तरह बच गईं। एक क्रीचर जो खुद आग में घिरा हुआ था, उसने उन्हें बर्निंग वैली का एक चमत्कारी फ्रूट दिया। उस फल ने उनके अंगों को आग से पूरी तरह नष्ट होने से बचा लिया। उन्होंने बर्निंग वैली में कई साल बिताए, क्योंकि उनका शरीर बेहद खराब हालत में था। उन्हें फिर से चलने में लंबा समय लगा, और जब उन्होंने ट्रेजर ढूंढने आए हंटर्स के एक ग्रुप से मदद मांगी, तो उन्होंने कुछ रेयर लूट के बदले रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें पवनपुर वापस ले जाएं। वो रुकी और फिर आगे बोली, मुझे लगता है तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि उसके बाद क्या हुआ। मेरे पापा अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी में कोई बाधा नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने कभी भी मेरी माँ की असली पहचान को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने बस उनके लिए एक नकली पहचान बनाई और उन्हें एक घर में कैद कर दिया। उन्होंने उन्हें ठीक कराने की कोशिश तो की, लेकिन कभी दिल से उनकी मदद नहीं की। ऐसा लगता था जैसे वो भूल गए कि वो जो अपनी आरामदायक जिंदगी जी रहे हैं, वो सिर्फ मेरी माँ की कुर्बानी की वजह से है। मेरी माँ अब भी दुख और दर्द में जी रही है, और उन्हें जिंदा रखने वाली एक आखिरी उम्मीद है मेरी उनसे की गई वो प्रॉमिस कि मैं उनके लिए वो इलाज ढूंढूंगी जो उन्हें पूरी तरह ठीक कर सके। जब उसने अपनी कहानी सुनाई, तो उसका आत्मविश्वास कहीं खो गया था, और उसकी आवाज में एक हल्की नफरत की झलक साफ दिल ली जा सकती थी। उसकी माँ की हालत ने उसकी जिंदगी पर गहरा असर डाला था। तो इसलिए तुम यहाँ बर्निंग वैली में आए हो, लेकिन तुम्हारी माँ ने यहाँ काफी समय बिताया थे। तब उन्होंने खुद इस इलाज क्यों नहीं ढूंढा? मुझे नहीं लगता तुम यहाँ सिर्फ इलाज ढूंढने आए हो, आरव ने पूछा। उसकी आवाज में एक हल्का शक झलक रहा था। ये सब फायर कैलेमिटी की वजह से है, छुटकी ने सीरियस होकर जवाब दिया। यहाँ एक खास किस्म का फल उगता है, जो बर्न्स को ठीक कर सकता है, लेकिन वो फल सिर्फ फायर कैलेमिटी के बाद थोड़े समय के लिए ही आता है। ये फल कुछ ही दिनों में मुरझा जाता है। मेरी माँ ने कई साल यहाँ बिताए, लेकिन कभी दूसरा फायर कैलेमिटी नहीं देखा। उन्होंने मेरे पापा से कहा था कि जब फायर कैलेमिटी हो तो किसी को यहाँ भेजें, लेकिन मेरे पापा ने उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कई सालों तक वो या तो कैलेमिटी के समय का गलत अंदाजा लगाती रही, या सही समय पर फल को नहीं पा सके। इसलिए मेरी माँ आज भी उसी हालात में जी रही है, फैमिली में एक अजनबी की तरह, जैसे उन्हें बाहर का ही माना जाता हो। मैंने अपनी माँ से फायर कैलेमिटी की भविष्यवाणी करना सीखा, और जब मैंने सुना कि तुम लोग फ्लेम वैली की खोज के लिए यहाँ आ रहे हो, तो मैंने खुद इस सफर में शामिल होने का फैसला किया, कृति ने बताया। कृति ने धीरे धीरे अपने सारे सीक्रेट्स सभी को बता दिए। ये कुछ ऐसा था जिसे वो कभी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये उसकी फैमिली का निजी मामला था। उसने इसे रुद्र के साथ भी शेयर नहीं किया था, जो उसी परिवार से था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अगर कृति इस समय अपने टीममेट्स के साथ सच साझा नहीं करती, तो जो लोग उस पर शक कर रहे थे, वो समय आने पर उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होते। उनकी मदद के बिना उसका फायर कैलेमिटी फ्रूट पाने का कोई मौका नहीं होता, और उसकी माँ को ठीक करने का मौका और भी कम हो जाता। इसलिए तुमने हमसे पहले बर्निंग वैली में आने से पहले हमें धीमे चलने को कहा था, क्योंकि तुम्हें पहले से पता था कि फायर कैलेमिटी हो रही है। छुटकी ने सब याद करते हुए पूछा। पहले, जब टीम ने नॉर्थ बर्निंग वैली में घुसने के बाद सफर को जारी रखने का फैसला किया था, कृति ने सुझाव दिया था कि सबको बाउंड्रीज पर रुककर आराम करना चाहिए। उसने कहा था कि वो थक चुकी थी और थोड़ी घायल भी थी। शायद वो डरी हुई थी कि कहीं टीम फायर कैलेमिटी के बीच में फंस न जाए। कृति ने सिर हिलाया और माफी मांगते हुए कहा, मैंने समय का सही से अनुमान लगाया था, लेकिन ये कभी नहीं सोचा था कि फायर कैलेमिटी इतनी भयानक होगी। ये मेरी गलती थी कि मैंने सीक्रेट छुपाया। मुझे माफ कर दो, और मैं बस उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग फायर कैलेमिटी फ्रूट्स ढूंढने में मेरी मदद करोगे। वो फल बहुत ही एक्सपेंसिव हैं, और अगर हम उन्हें ढूंढ पाए, तो मुझे अपनी माँ के लिए सिर्फ एक चाहिए। मैं बाकी लूट में से कुछ नहीं लूंगी।
वैसे भी मैंने अपनी माँ से फ्लेम वैले के बारे में सुना था, जो फायर कैलेमिटी फ्रूट की गार्डियन है। इसका मतलब, अगर हम फल ढूंढ पाए तो क्या हम फ्लेम वैले को भी ढूंढ सकते हैं? आरव की आंखों में एक्साइटमेंट से भरी चमक थी। हाँ, पर मैं नहीं चाहती कि तुम सोल सीड्स पर ज्यादा समय बर्बाद करो, क्योंकि मुझे फायर कैलेमिटी फ्रूट्स की लोकेशन पता है। मैंने सुना है कि कई गुट अपने लोग यहाँ भेजेंगे, और उनमें से कुछ को फायर कैलेमिटी फ्रूट्स के बारे में जानकारी है। वो लोग ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर को पार करने के बाद उन फलों की तलाश करेंगे, कृति ने कहा। फिर तो हमें जल्दी से काम करना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक्सपर्ट्स जो हमसे 1 या 2 लेवल ऊपर हैं, पहले पहुंच गए तो हमारे पास कोई मौका नहीं बचेगा, आरव ने तुरंत कहा। पैसे के मामले में आरव जैसा गरीब कोई नहीं था। 4 एलिमेंट्स वाला एक मैजिशियन होने के नाते उसकी रिसोर्सेस को खर्च करने की दर दूसरी मैजिशियन से बहुत ज्यादा थी। अब जब उनके पास इतना बड़ा अवसर था, उन्हें कम से कम फायर कैलेमिटी फ्रूट्स तो ढूंढने ही चाहिए थे। और अगर वो दोनों फ्रूट्स और फ्लेम वैले भी पा लेते तो और भी बेहतर होता। अनन्या ने आरव को घबराते हुए देखा और हंस पड़ी। वैसे भी जिन एक्सपर्ट्स का तुमने जिक्र किया, उनके लिए ये जरूरी नहीं है कि वो ड्रिफ्टिंग सैंड रिवर को पार कर पाएंगे। मैंने महसूस किया है कि वहां के डिमन बीस्ट्स फायर कैलेमिटी के बाद बहुत बेचैन हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ साइकिक एलिमेंट या एक पावरफुल मैजिशियंस का ग्रुप उन्हें रिवर पार करने में मदद कर सकेगा। 304 हिल। कृति की मां ने कुछ साल नॉर्थ बनिंग वैली में बिताए थे, और भले ही वो ज्यादा देर तक चल नहीं पाती थी, उन्होंने वहां के कुछ ऐसे सीक्रेट्स जान लिए थे जिन्हें ज्यादातर हंटर्स कभी नहीं जान पाते। जब कृति अपनी मां द्वारा दिए गए इलाके की जानकारी को याद कर रही थी, टीम एक सपाट चोटी वाली पहाड़ी के सामने पहुंची, जो पूरे इलाके के ठीक बीचों बीच मौजूद था। कृति ने टीम को बताया कि उसकी मां इस हिल के आसपास अक्सर एक्टिव रहती थी। ये फ्लैट टॉप हिल यहाँ कुछ अजीब सी लग रही है। नॉर्थ बनिंग वैली पूरी तरह से सपाट है, कहीं भी कोई ऊंची जगह या पहाड़ नहीं दिखता, और फिर अचानक यहाँ ये पहाड़ी इस सपाट मैदान के बीच में कैसे आए? लकी ने अपना सिर उठाकर उस पहाड़ी की खड़ी दीवारों को घूरते हुए कहा। ये किसी ज्वालामुखी की तरह लग रहा था, लेकिन ज्यादातर ज्वालामुखी से अलग, जो नीचे से चौड़े और ऊपर से सनकरे होते हैं। ये पहाड़ एक पिलर की तरह सीधी आसमान में चुभती दिखाई दे रही थी। क्या तुम श्योर हो कि यहाँ फायर कैलेमिटी फ्रूट्स है? अगर हाँ, तो हम ऊपर कैसे जाएंगे? आरव ने सवाल किया, उसकी आवाज में थोड़ी फिक्र झलक रही थी। इस फायर पिलर के अंदर का हिस्सा खोखला है, कृति ने जवाब दिया, उसकी आवाज में आत्मविश्वास था। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि हिल के नीचे एक गैप है जो एंट्रेंस के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। चलो पहले उस गैप को ढूंढते हैं। टीम ने बड़े से फायर पिलर के चारों तरफ चक्कर लगाया और जल्द ही उन्हें एक छोटा सा गैप मिला, जो अंदर की ओर जाता था। ये दरार छोटी दिखती थी, लेकिन जब वो पास पहुंचे तो ये एक गुफा की तरह डो कहने लगा। जैसे जैसे ग्रुप अंदर गया, गुफा और भी ज्यादा खुली और बड़ी होती चली गई। जैसे जैसे वो और अंदर घुसते गए, उन्हें एहसास हुआ कि रास्ता और ज्यादा ढलान वाला होता जा रहा था। गुफा की दीवारें आधी फायर क्रिस्टल्स से और आधी कच्चे पत्थरों से बनी हुई थीं, जिनकी सतह बहुत ही स्मूथ थी। रास्ते में टीम ने कुछ सोल सीड के टुकड़े भी उठाए, ऐसा लग रहा था कि ये जगह एक्सप्लोरेशन के लिए बेहतरीन थी। अगर वो ध्यान से देखते तो 1 या 2 सोल सीड्स भी मिल सकती थी, जिससे उनकी खोज और भी प्रॉफिटेबल हो सकती थी। अचानक उन्हें मेटल के टकराने की आवाज सुनाई दी, जिसने गुफा के अंदर के गहरे सन्नाटे को भंग कर दिया। अभी कुछ पल पहले ही डेडली साइलेंस था, और अब ये अनजानी आवाज ग्रुप के लिए काफी डरावनी हो गई थी। टकराने की आवाज किसी सिरेमिक बर्तन के टूटने जैसी नहीं थी, बल्कि ये सुनना और असहज करने वाली थी, जैसे कोई ब्लैकबोर्ड पर अपने नाखूनों को रगड़ रहा हो। गहरे अंधेरे में जब ग्रुप ने ये भयावह और अजीबोगरीब आवाज सुनी, तो सबके दिलों में बेचैनी और डर की लहर दौड़ गई। क्या मैं अकेला हूं जिसने ये आवाज सुनी? लकी ने अपने आसपास देखते हुए घबराहट में पूछा, उसके दांत कटकटा रहे थे। कोई आइडिया है ये आवाज किसकी हो सकती है? रुद्र ने भी घबराते हुए पूछा। जो भी हो, इससे डरने का कोई फायदा नहीं। अगर ये चीज अंधेरे में छिपी है तो हम इसे कभी नहीं देख पाएंगे, आरव ने सीरियस होकर कहा। आरव ने मान लिया था कि अगर कोई क्रीचर होता जो उन्हें नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता, तो वो अब तक उन पर हमला कर चुका होता। इसलिए उसे ज्यादा परवाह नहीं थी।
अब और ज्यादा अलर्ट होते हुए सभी ने अपने कदम तेज कर दिए। पहाड़ी काफी ऊंची थी और सीधी चढ़ाई में भी काफी समय लग रहा था। गुफा में चलते हुए रास्ता तय करना और भी लंबा लग रहा था। टीम ने वो अजीब आवाज कई बार सुनी, लेकिन कोई क्रीचर दिखाई नहीं दिया, इसलिए उन्होंने इसे नजरअंदाज कर दिया। अंधेरे में लंबे समय तक चलते रहना न सिर्फ बोरिंग हो सकता है, बल्कि डर भी बढ़ा सकता है। शुक्र है ग्रुप के सभी लोग काफी साहसी थे और उन्होंने इस अजीब आवाज से अपने आप को कमजोर नहीं होने दिया। जब उन्होंने अच्छी खासी ऊंचाई तक चढ़ाई कर ली, तो दोनों तरफ की दीवारों से लावा बहने लगा, जो रास्ते में बनी गहरी दरारों और खाइयों में बह रहा था। लावा से अच्छी खासी लाइट निकल रही थी, जिससे टीम को अपने आसपास के नज़ारे को बेहतर तरीके से देखने में मदद मिली। अब रुद्र के ब्रिलियंट लाइट स्पेल की जरूरत नहीं थी, क्योंकि दोनों तरफ का लावा पूरे गुफा को दिन जैसा उजाला दे रहा था। हाँ, बर्निंग वैली उतनी डरावनी नहीं है जितनी हमने सोची थी। देखो, दोनों तरफ लावा बह रहा है, जैसे रेड कारपेट और लाइट्स के साथ हमारा स्वागत कर रहा हो। लकी आगे बढ़ते हुए इस ट्रीटमेंट को एंजॉय कर रहा था। लावा का तापमान बहुत ज्यादा था। एक आम इंसान आसानी से उसमें जलकर राख हो सकता था, जबकि एक जादूगर मुश्किल से अपनी स्किन की रक्षा कर पाता। फिर भी अगर वो उसमें ज्यादा समय तक रहें, तो सिर्फ उनकी हड्डियां ही बचेंगी। वहीं फायर एलिमेंट के जादूगर इस तापमान को सहन कर सकते हैं, लेकिन ये उनकी शक्ति और कल्टीवेशन पर निर्भर करता है। हाई रैंक के लोग तो उसमें नहाने का मजा भी ले सकते हैं। हालांकि आरव साफ तौर पर अभी उस रैंक तक नहीं पहुंचा था। उसने अपनी उंगली लावा के किनारे में डुबाई। ये गर्म था, लेकिन उसकी जान को कोई खतरा नहीं था। ये ऐसा था जैसे उबलते पानी में उंगली डालना। क्या किसी ने ये नोटिस किया कि लावा ज्यादा एरिया कवर कर रहा है? कृति ने अचानक पूछा। ये आरव के लिए एक रिमाइंडर जैसा था। गुफा का रास्ता अलग अलग हिस्सों से चौड़ा और संकरा हो रहा था, लेकिन ग्रुप के लिए वहां चलने के लिए काफी जगह थी। जैसे अंडरग्राउंड नदी, लावा भी दीवार की दरारों से बह रहा था। शुरुआत में ये किसी झरने की तरह बह रहा था, और उसकी लाल चमक ने ग्रुप को रास्ता दिखाने का काम किया। लेकिन अब दोनों तरफ की दरार लावा से भर चुकी थी, और कुछ जगहों पर लावा उफनकर उनके रास्ते की ओर बहने लगा था। शायद हम जितना ऊपर जाते हैं, लावा उतना ही बढ़ता है। चिंता मत करो, लावा नीचे की ओर बह रहा है। रास्ते में चलने के लिए काफी जगह है, ये हमारे रास्ते को ब्लॉक नहीं करेगा, रुद्र ने आश्वस्त करते हुए कहा। ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन अगर कोई और वजह हो तो? अनन्या ने फिजर जताते हुए पूछा। कौन सी वजह? लकी ने पूछा, जो अब और भी ज्यादा चौकन्ना अलर्ट हो गया था। आरव लावा की लहरी के पास खड़ा होकर उसके फ्लो को ध्यान से देख रहा था। उसे याद आया कि टीम ने कहा था कि लावा धीरे धीरे बह रहा है, लेकिन अब ये पहले से ही गुफा के निचले हिस्सों की ओर तेजी से बह रहा था। कुछ जगह पहले से ही लाल लावा से ढकी हुई थी, जो तेजी से रास्ते की ओर फैल रहा था। सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही सब बदल गया था। मुझे लगता है कि हमें यहाँ से तुरंत निकल जाना चाहिए। आरव के चेहरे पर सीरियसनेस साफ झलक रही थी। क्यों? लकी और रुद्र ने हैरान हिजर पूछा, जो अभी भी एक्सपेंसिव फायर कैलेमिटी फ्रूट्स के बारे में सोच रहे थे। कृति भी हार मानने के मूड में नहीं थी, क्योंकि फायर कैलेमिटी फ्रूट्स हिल के टॉप पर थे, और वो अभी भी उन्हें पाना चाहती थी। बस मेरी बात मानो, आरव ने ग्रुप को चिल्ला कर कहा, क्योंकि उसके पास विस्तार में समझाने का समय नहीं था।